हाँ, तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन के साथ, जो अपना क्वेश्चन नंबर 6 होगा। 5 क्वेश्चन अपने पिछले वीडियो तक कर चुके थे। ये कह रहा है कि भारतीय मानसून की प्रकृति के प्रमुख पक्षों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। डिस्क्राइब द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर ऑफ इंडियन मानसून। ठीक है, इसका मतलब ये है, पहले क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऐसे कौन कौन से पक्ष हैं, फिर ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिससे हमारे भारतीय मानसून के बारे में पता लगाया जा सकता है कि भारतीय मानसून कब आता है, कहाँ आता है, किस वजह से आता है, किस डेट को नॉर्थ में आता है, किसको साउथ में आता है। ये सारी बातें बहुत ज़रूरी है जानना। ठीक है और मैंने सफिशिएंट इसका आंसर लिख दिया, बस वो आपको लिखना है। हालांकि कोई एग्जैक्ट भारतीय मानसून के बारे में इतना अच्छा स्टडी नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वर्षा के कारणों का व्यवस्थित अध्ययन मानसून के कारणों को समझने में सहायता करता है। ठीक है, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र है ना, उसमें वर्षा का जो कारण है उनको अगर देखा जाए तो वो उन लोगों ने जो स्टडी करी है उस अकॉर्डिंग हाँ ये समझा जा सकता है कि हाँ ऐसा होता होगा। तो इसके कुछ प्रमुख विशेष पक्ष है जो इस प्रकार हैं, यानी कि सिस्टमैटिक स्टडीज ऑफ द कॉजेज ऑफ रेनफॉल इन द साउथ एशियन रीजन हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉजेज एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ द मानसून और पर्टिकुलरली सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सच एज। कौन कौन से एस्पेक्ट है देखते हैं। पहली बात है कि मानसून का आरंभ। देखो ये बात बताई जा रही है कि मानसून का आरंभ इस डेट को होता है, फिर यहाँ से आता है। तो इसका मतलब ये भी एक पक्ष है, मजबूत पक्ष है। जैसे कि आप अगर कहीं जाते हो, सपोज आप स्कूल जा रहे हो ठीक है, तो स्कूल आप जा रहे हो, उसकी क्या गारंटी है कि आप जैसे यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, बुक साथ में लेके जाते हो, फिर वहाँ पर पढ़ाई करते हो, आपका रिजल्ट आता है, आपकी मार्कशीट तैयार होती है। मतलब ये पूरे के पूरे पक्ष है कि देख लो ये सब स्टडी का सिस्टम होता है। वैसे ही मानसून का आरंभ है ना, सबसे पहली बात है मानसून का आरंभ। तो 19वीं सदी के अंत में, ध्यान रखना अभी 20वीं सेंचुरी चल रही है, 20वीं सदी चल रही है, ये 19वीं सदी के अंत में ये व्याख्या की गई थी कि गर्मी के महीनों में, ध्यान से सुनना, मानसून का आरंभ बताया जा रहा है। भारत में अलग बात करेंगे, पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे कि गर्मी के महीनों में स्थल का मतलब जमीन ठीक है, और समुद्र का विभेदित तापन मतलब अलग अलग टेम्परेचर होना मानसून पवनों के उपमहाद्वीप की ओर चलने के लिए मंच तैयार करता है। ठीक है, यानी कि ऑनसेट ऑफ द मानसून। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी इट वाज बिलीव्ड दैट द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी ड्यूरिंग द summer months is the mechanism which sets the stage for the monsoon winds to draft towards the subcontinent। मंच तैयार करने का मतलब ऐसा नहीं कि स्टेज बनाता है, वो नहीं, मतलब एक माहौल बनाता है, जैसे उनकी तरफ जैसे मानसूनी हवाई चलना फिर धीरे धीरे वो शुरू हो जाता है ठीक है, यहाँ से चलो ये तो इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई कि 19वीं सेंचुरी में गर्मी के महीनों में, और आप भी देख लेना हमारे यहाँ पर इंडिया बारिश गर्मी के महीनों में होती है। ठीक है, जून जुलाई के मंथ में। अब अपन एग्जैक्ट बात करें भारत में मतलब मानसून का आरंभ या प्रवेश कब होता है, तो वो देखो कि दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है। वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। अलग से क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि भारत में मानसून का जो प्रवेश कब होता है, उसके ऊपर आंसर दीजिए। ठीक है, यानी कि एंट्री ऑफ मानसून इनटू इंडिया। तो ध्यान रखना, सदर्न साउथ वेस्ट मानसून सेट्स इन ओवर द केरला कोस्ट बाय 1 जून and moves swiftly to reach Mumbai and Kolkata between 10th and 13th June। 1 जून को एंट्री होती है, ध्यान रखना 1 जून को एंट्री होती है, और 10 से लेके 13 के समथिंग, 10 से लेके 13 जून के बीच ही आर्द्र पवनें मुंबई व कोलकाता तक पहुंच जाती है। भाई हवाएं, आर्द्र पवनें मतलब जिनमें मॉइस वाली जो हवाएं एयर होती है, इस वजह से तो बारिश होती है। तो ये 10 से लेके 13 जून तक कहाँ पहुंच जाती है, मुंबई और कोलकाता। दोनों शहर याद करने हैं, 10 से 13 जून याद करना है, 1 जून को एंट्री याद रखनी है। ठीक है, कहाँ पर, केरल में। तो ये अपन को ध्यान रखना है। फिर मिड जुलाई तक संपूर्ण उपमहाद्वीप मतलब पूरे भारत में, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है, क्योंकि भारत में बेसिकली बारिश कहाँ होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में होती है। तो ये पूरा फिर माहौल बन जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून वाला, और फिर पूरे भारत के अंदर बारिश हो जाती है लगभग मिड जुलाई में। ठीक है, यानी कि बाय मिड जुलाई साउथ वेस्ट मानसून इनगल्फ्स द एंटायर सबकॉन्टिनेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्या हो गया, सबसे पहले भारत में एंट्री 1 जून को, कहाँ पर, केरल में, केरल तट पर। फिर 10 से लेकर 13 जून मुंबई से कोलकाता के अंदर, और फिर उसके बाद में मिड जुलाई तक पूरे भारत के अंदर बारिश हो जाती है। ये हमारे भारत के अंदर मानसून का प्रवेश है। फिर अपन देखते हैं वर्षावाही तंत्र तथा मानसूनी वर्षा का वितरण कैसे कैसे है। भारत के अंदर जो बारिश होती है वो बढ़ती है, कहाँ कहाँ होती है, रेन बेरिंग सिस्टम एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बहुत इजीली समझना। 2 बातें इसके अंदर है
कि भारत में वर्षा लाने वाले 2 तंत्र प्रतीत होते हैं, 2 तंत्र। अच्छा, यहाँ से भी अगला एक सिंपल क्वेश्चन, फिर एक छोटा अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में वर्षा लाने वाले कितने तंत्र है, या फिर कोई 2 तंत्र जो है उनका वर्णन कीजिए, उनके बारे में लिखिए। तो देयर सीन टू बी 2 रेन बियरिंग सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, 2 रेन बियरिंग सिस्टम एग्जाम में आ सकता है। 2 रेन बियरिंग सिस्टम का आंसर आपसे पूछ सकता है अलग से, इसका जरूर ध्यान रखना है। पहला है उष्ण कटिबंधीय अवदाब है, जो अपने डायग्राम में पिछले वीडियो में बता दिया था। उष्ण कटिबंधीय कौन सा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा के नीचे वाला पार्ट, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी। अच्छा, अपन ने जब रिवर्स वाला चैप्टर पढ़ा था, ड्रेनेज सिस्टम वाला, जो अपवा तंत्र वाला जो चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 2 आई थिंक, उसके अंदर अपन ने सारी बातें पढ़ ली, सॉरी 3rd चैप्टर, उसमें सारी बातें पढ़ ली थी अपन ने कि हमारे बेसिकली भारत के अंदर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं और अरब सागर में गिरने वाली, अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल में, दोनों बातें पढ़ी थी। बस वही दोनों बातें यहाँ पर रिकॉल हो रही है वापस। क्या कि बंगाल की खाड़ी या उससे आगे में दक्षिण चीन सागर। अच्छा, इसका एक बार डायग्राम समझो आप, मैं इसे बताना चाह रहा हूँ आपको। हाँ, अब देखो इस छोटे से डायग्राम से आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। हालांकि अपन ने जब रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा तब भी ये बातें पढ़ी थी। ये तो आपको पता है बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल का मतलब हो गया बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी हो गई। और अपने इसमें बात करिए चाइना सी, मतलब साउथ चाइना सी। तो देखो यहाँ पर तो 2-3 देश है, जैसे म्यांमार हो गया, लाओस है, थाईलैंड है, ये 2-3 देश होने के बाद में यहाँ है साउथ चाइना सी, ठीक है भाई, ये पूरा चाइना और यहाँ पर है साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी, यानी कि दक्षिणी चीन सागर, ये दक्षिण चीन सागर यहाँ पर है। और यहाँ से क्या होता है, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर से, यहाँ से हमारे जो नॉर्थ इंडिया है, ये जो उत्तरी भारत है, ये पूरा उत्तरी भारत, इसमें इन दोनों की वजह से बारिश होती है। ये समझ में आ गया आपके। आप वर्ल्ड के मैप में इजीली देख सकते हो कि यहाँ अपना दक्षिण चीन सागर है, यहाँ बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, और इधर आपको पता अरबियन सी है, ठीक है, अरबियन सी, ये पूरा पोर्शन यानी कि अरब सागर। और अरब सागर से क्या होता है, अरब सागर से हमारी जो इधर जो पश्चिमी पार्ट है, जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर बारिश होती है इस जगह, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें डायग्राम की, आप रफली डायग्राम बना लो भले, उसमें छोटा साइड में कहीं लिख दिया करो, एग्जाम में भी आप दिखा सकते हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके हेल्पफुल रहती है, ठीक है। तो इस डायग्राम से आपको पता चल गया कि कहाँ दक्षिण चीन सागर है और कहाँ भारतीय, पूरा सिस्टम अपन जान लिया, तो अब ईजी हो जाएगा कि बंगाल की खाड़ी या उससे भी आगे पूर्व में दक्षिण चीन सागर में पैदा होता है, और जो हमारा नॉर्थ इंडिया उसके अंदर बारिश हो जाती है, ठीक है, वेरी इजी। यानी कि फर्स्ट ओरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल कोजिंग रेनफॉल ओवर द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, उसमें बारिश हो जाती है। और सेकेंड इज द अरबियन सी, ये होता है अरब सागर वाला, अरबियन सी करंट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, और इस वजह से हमारी बारिश हो जाती है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बहुत आसान है कि जो सेकेंड अरब सागर के अंदर वाली जो उठता है, अरब सागर के वाली तो होती है अपने पश्चिम तट पर बारिश, और बे ऑफ बंगाल वाली होती है पूर्व के अंदर, सॉरी उत्तर के अंदर बारिश, नॉर्थ में। तो बहुत ईजी है कि अरब सागर में उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून धारा है जो भारत के पश्चिम तटों पर वर्षा करा देती है। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बहुत ईजी है, छोटे छोटे क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे, इसलिए इनको डीपली पढ़ना है आपको, क्योंकि मैंने वैसे भी आपके सिस्टमेटिक ढंग से बिल्कुल सेलेक्ट कर करके नोट्स बनाए हैं, तो इनको तो आपको पूरा याद करना है, ठीक है, ये बात है। तीसरा है मानसून में विच्छेद। मानसून में विच्छेद कब होता है, यानी कि मानसून ब्रेक कब लग जाता है, ब्रेक इन द मानसून। तो यह है कि ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड आफ्टर हैविंग रेन्स फॉर ए फ्यू डेज, ठीक है। और इफ रेन फॉल्स टू अकर फॉर 1 और मोर वीक्स, तो हम कह देते हैं कि इट इज़ नोन एज ब्रेक इन द मानसून, ठीक है। यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा जो वो नहीं होती, वर्षा नहीं होने के बाद में यदि 1-2 या कई सप्ताह तक वर्षा नहीं होती, तो हम कह देते हैं कि ये तो मानसून का विच्छेद कहा जाता है उसको, ठीक है भाई। जैसे 1 सप्ताह नहीं, 2-3 बारिश एक बार, और आपने ऐसा देखा भी होगा कि अपने यहाँ पर जून जुलाई में बारिश हो जाती है, ठीक है, मिड जुलाई तक अच्छी खासी बारिश हो जाती है, फिर बीच में 2 वीक तक अगर बारिश नहीं होती तो फसलें वगैरह जो होती है उसमें नुकसान होता है। तो हम ये कहते हैं कि यार मानसून का विच्छेद हो गया, यानी ब्रेक लग गया, उसके बाद में बारिश हो जाती है। तो ये भी अलग से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, मानसून में विच्छेद क्या है, ठीक है, यानी कि ब्रेक इन द मानसून। तो मतलब ये अपने आप में क्वेश्चन भी है, इसका आंसर तो है ही है, ठीक है। अभी ये पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा और लिखेंगे, उसके बाद में अपना क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। हाँ, अब देखो एक पॉइंट और लिख लो इसके अंदर, इसके बाद में क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। क्या कि ये क्वेश्चन मैंने, ये 2 क्वेश्चन जो नीचे बनाए हैं ना,
ये भी एक्चुअली इसी के आंसर में लिखने होते हैं। कब? जब ये क्वेश्चन 5 या 6 मार्क्स में आता हो। मतलब एक उंगली पकड़ा के जो सिखाते हैं ना स्टूडेंट्स को, वैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन को छोटा करना है तो कैसे छोटा करना है। ये 2 पार्ट आप अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में हो तो इतना ही लिखना है, 4 मार्क्स के लिए वो सफिशिएंट आंसर है। लेकिन ये 5 या 6 मार्क्स में आ जाता है तो फिर आपको इन दोनों को भी उसी आंसर में जोड़ देना है। कहाँ जोड़ना है वो बताता हूँ। देखो पहले अपन बात करते हैं मानसून का निवर्तन, लास्ट चौथा पॉइंट है। यानी कि मानसून कब जाता है यहाँ से, ऐसा मान लो रिटायरमेंट कब लेता है मानसून, ठीक है। तो मानसून के पीछे हटने या फिर लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। 1 मार्क्स में डेफिनेशन आ सकती है, द विड्रॉल ऑफ मानसून इज कॉल्ड रिटर्निंग मानसून, ठीक है। यानी कि मानसून का चला जाना या हट जाना मानसून का निवर्तन कहलाता है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि मानसून का निवर्तन कब होता है, किस मंथ में होता है। तो वो हो जाएगा कि सितंबर के आरंभ से, मतलब स्टार्टिंग के बिगिनिंग ऑफ सितंबर से उत्तरी पश्चिम भारत से मानसून पवनें पीछे हटने लग जाती है। तो ध्यान रखना है उत्तरी पश्चिम के अंदर, यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट जो है वहाँ पर कब, सितंबर के स्टार्टिंग से मानसून की पवनें हटने लग जाती है, पीछे हटने लग जाती है कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सितंबर द मानसून विंड स्टार्ट रिटायरिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है। कब? सितंबर के स्टार्टिंग, मतलब सितंबर के स्टार्टिंग में हटने लग जाती है, लेकिन कहाँ पर? नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर। ये भी ध्यान रखना, जगह का भी ध्यान रखना। और फिर जो मिड अक्टूबर आता है, मध्य अक्टूबर तक आते आते तो पूरे भारत से ही चली जाती है। मध्य अक्टूबर तक दक्षिणी भारत को छोड़ समस्त भारत से दक्षिण भारत में थोड़ी सी रुकती है और जाते जाते बारिश भी कर जाती है तमिलनाडु के अंदर। अभी बढ़ते हैं कि दक्षिण भारत को छोड़ के कंप्लीट भारत से चली जाती है, समस्त भारत से निवर्तित हो जाती है, फिर समस्त भारत को छोड़ देती है, ठीक है। यानी कि एंड बाय मिड अक्टूबर इट विड्रॉज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट साउथ इंडिया, उसको छोड़ती है क्योंकि वहाँ पर क्या करती है कि लौटती मतलब वापस, क्योंकि आती भी उधर से ही है। अपन ने पढ़ा था 1 जून से, ठीक है। 1 जून को केरल तट पे आती है, तो 1 जून को केरल का मतलब वो साउथ इंडिया में पड़ता है। आते भी उधर से ही है, फिर पूरे इधर भारत के अंदर बारिश करके फिर वापस जाती भी उधर से ही है। तो जाते हुए उनको और न्याल कर जाती है, मतलब उनको और खुश कर जाती है। तो लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प थोड़ा सा ग्रहण करती है, मतलब वाटर वेपर्स थोड़ा इकट्ठा करती है, और उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु, देखो तमिलनाडु वालों के लिए ये कहलाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून। उस टाइम पर जो बारिश होती है उत्तरी, क्योंकि वो उत्तरी पूर्वी मानसून कहलाएगा उधर से जब आ रही है तो क्योंकि ये उत्तर पूर्व से आ रही है इसलिए उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा कर जाती है, ठीक है। बहुत ईजी है। तो इन रिटर्निंग मानसून विंड्स पिकअप वाटर वेपर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, वहाँ से थोड़ा कलेक्ट कर दिए और फिर उसको बारिश कर जाती है, एंड ब्रिंग रेन टू तमिलनाडु एज द नॉर्थ ईस्ट मानसून। वहाँ पर क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से आ रही होती है इसलिए वहाँ के लोगों के लिए ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट मानसून, और वहाँ पर तमिलनाडु के अंदर बारिश कर जाती है। ये तो हो गया सफिशिएंट 4 मार्क्स का आंसर, तब आपको इतना ही लिखना है। लेकिन थोड़ा बड़ा जाता है तो फिर इन दोनों को भी जोड़ना, लेकिन कहाँ पर? अभी अपने शायद तीसरा पॉइंट था इसका, पश्चिमी तट वाला, तीसरा या दूसरा जो भी होगा, पश्चिमी तट में होने वाली वर्षा, उसके अंदर ये दोनों पॉइंट जोड़ सकते हो, ठीक है। बताता हूँ भी कि विच 2 फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ओवर द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। जो वेस्ट कोस्ट वाला बताया था ना मैंने आपको, पश्चिमी तट वाली बात बताई थी, उसके नीचे इन दोनों पॉइंट को जोड़ सकते हो। क्या क्या फैक्टर है जो पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा की तीव्रता को किन 2 कारकों से संबंधित हैं? बहुत ईजी है, छोटा सा। देखो कुछ बातें ऐसी है, ये चैप्टर में अगर पूरा आपको फुल्ली कराऊँ ना तब तो इसके 10 वीडियो और बने, जिसके अंदर मैं आपको विंड्स पढ़ाऊँ यानी कि पवनें पढ़ाऊँ, उसमें IT से Z पूरी सारी बातें अपन सीखें। लेकिन उतना है नहीं आपके। NCERT की कुछ बातें ज्योग्राफी में आपको थोड़ी अटपटी लगेगी कि दे तो पूरा लेवल दिया, ऐसे शब्दावली और वर्डिंग ऐसी दे दी कि उनको समझने के लिए बहुत हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, पूरी ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अभी आपको मेरी बात मानते हुए कुछ चीज़ें सीधी सीधी याद करनी है, क्योंकि अगर अपन अंदर घुस गए ना तो फिर पूरी ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि NCERT में सारी ज्योग्राफी है, कंप्लीट है, लेकिन उसके पीछे तह तक जाना पड़ता है। अभी आपको मोटा मोटी ऐसे बताया जाता है, तो वो कभी अपन क्या करेंगे, अलग मैं आपको वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर विंड्स पढ़ा दूंगा, तब ये सारी डिटेल्स से कवर हो जाए, क्योंकि पवनें ही है जो मानसून को यहाँ लाती है। फिर विंड्स पढ़ने के बाद मानसून को अलग से पढ़ लिया जाएगा, तब जाके पूरा चैप्टर कवर होता है। लेकिन अभी अपन को NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ बातें हालांकि मैं जोड़ दूंगा, फिर भी वो आपको करना है, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ें ऐसी है जो आपको सीधी सीधी याद करनी पड़ेगी। कुल मिला के मैं राउंड फिगर में कहूँ तो रटनी पड़ेगी बस, ठीक है, वो थोड़ा एडजस्ट करना है। अब मानसून विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होते हैं, वर्णन कीजिए। मानसून विच्छेद अभी पढ़ा था अपने, तो उसके अंदर ये जोड़ सकते हो अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो, कि मानसून विच्छेद तो पढ़ी, डेफिनेशन लिखी थी, उसके नीचे आप तीनों पॉइंट लिख सकते हो।
यानी कि मानसून ब्रेक्स अकर फॉर डिफरेंट रीजंस इन डिफरेंट रीजंस डिस्क्राइब। क्या कारण थे, किन किन क्षेत्रों में ये हो रही है, उसका कारण ये है कि नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें, उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने और अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण, ध्यान रखना इसको ITCZ बोला जाता है, ITCZ। अब जब बड़े हो जाओगे ना, मतलब लेवल की तैयारी करोगे, बड़े तो आप हो गए हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जब तैयारी करोगे तो ये ITCZ वाली लाइन भी लिखोगे, ये जो ITCZ ये रही, ठीक है। इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ फुल फॉर्म, इंटर ट्रॉपिकल, ठीक है, मतलब ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन, ठीक है। यानी कि हिंदी हो जाएगी अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ठीक है। ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है ITCZ। अब ये मैं कैसे बताऊं, क्योंकि पूरा एक चार्ट बनेगा, उसमें सारी विंड्स पड़ी जाएगी, तब जाके समझ में आता है। अभी आपको सीधा इतना याद करना है कि इस क्षेत्र की स्थिति बदलाव आने से होता है। और फर्स्ट यानी कि समझ में आ गया ना आपके, इन नॉर्थ इंडिया रेन्स आर लाइकली टू फेल इफ द रेन बियरिंग स्टॉर्म्स आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट अलोंग द मानसून थ्रू, और या फिर इसको कह सकते हैं मानसून ट्रॉव है ये, या फिर अपन कह सकते हैं ITC ओवर दिस रीजन, ठीक है। ITC के Z की वजह से भी ये यहाँ पर बारिश है, वो जो यहाँ पर विच्छेद होता है। सेकंड, ये तो बात कर ली अपने उत्तरी भारत में बारिश के चले जाने का, मतलब विच्छेद होने का। अपन पश्चिमी तट की बात करेंगे, फिर राजस्थान की बात करेंगे। तो पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर बहती है। जब भी पवनें होती है वो पैरेलल अगर चलती है ना, तब वहाँ से मानसून जाने की तैयारी हो ही जाती है। तो ध्यान रखना, ओवर द वेस्ट कोस्ट द ड्राई स्पेल्स आर एसोसिएटेड विद डेज व्हेन विंड्स ब्लो पैरेलल टू द कोस्ट। अगर समानांतर चलती है तो वो पश्चिमी तट से भी मानसून विच्छेद हो जाता है। फिर राजस्थान की बात, अच्छा देखो ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि राजस्थान में मानसून विच्छेद का क्या कारण है, फिर कैसे होता है। तो राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता, देखो तापमान की विलोमता का मतलब होता है टेम्परेचर का मतलब उल्टा होना। जैसे कि समुद्र ठंडा, पानी ठंडा है, लेकिन बाहर की हवाएं जब गर्म हवाएं उसमें जाके मिलती है तो ताप विलोमता बन जाती है। ये ऐसे टेम्परेचर मतलब आगे पीछे। समुद्र में क्या होता है कि जब बाहर का मौसम जो है वो अगर बहुत ज़्यादा हॉट होगा, गर्मी के दिन होंगे, तो वाटर इवेपोरेट होकर तो बारिश बनती है वो। तो ठंडा गर्म का होना ताप विलोमता, मतलब उल्टा होना। विलोम का मतलब समझते होंगे। तो वर्षा करने वाले आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है, तो राजस्थान से मानसून चला जाता है। यानी कि मानसून ब्रेक्स अकर इन राजस्थान व्हेन द इन्वेंशन ऑफ टेम्परेचर एट लो लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द राइज ऑफ द रेन बियरिंग वेस्ट विंड्स। ये कुछ कारण थे जो आप इन दोनों आंसर को इसके अंदर जोड़ सकते हो अगर वो 6 मार्क्स का आता है तो। इस तरीके से अपना क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुए। चलो फिर मैंने सोचा कुछ बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। तो ITCZ से रिलेटेड कुछ बातें हैं जिसमें आपको कुछ मैं एक्स्ट्रा नॉलेज करवाऊंगा। देखो मेरा मन तो कर रहा है कि मैं बहुत सारी बातें आपको सिखा दूं, लेकिन उनमें क्या है कि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या सीख रहे हैं, ठीक है। तो अभी पहले आपको 11th का शानदार तरीके से मजबूत हो जाओ 11th में। लेकिन हाँ, मैं जो किताबी कीड़े नहीं बनाऊँगा, आपको कुछ डिफरेंट चीज़ जोड़ता रहूँगा ताकि आपको कहते हैं ना कॉम्पिटिशन और टच बिल्कुल लगभग, मतलब मैं आपको ऑलमोस्ट जैसे पॉलिटी तो अपन पूरी कर रहे हैं लगभग, कुछ आर्टिकल्स को छोड़ के। और जो ये हिस्ट्री है वो हिस्ट्री तो खैर वैसे भी याद करने वाली होती है, उसमें तो वो झंझट नहीं, वो सारी वही बुक सफिशिएंट है, उसको अपन कुछ भी नहीं छोड़ रहे। ज्योग्राफी में कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर आपको सीधे सीधे कुछ पॉइंट आपको लर्न करना है। बाकी मैं पूरी कोशिश करके आपको एज इट इज ऐसी जो चीज़ें बनाता हूँ ना, ये आपको हो सकता है स्कूल में नहीं सिखाया गया हो क्योंकि ये चीज़ें इतनी बहुत लेवल की नहीं सिखाई जाती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको सीखना है, कुछ तो सीखना ही है। एक झलक देख लोगे तो आगे जाओगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको साइड में बनाना है, पहले इसको समझ लो आप, ठीक है। फिर अपना ITCZ की बात करेंगे। देखो ये जो अपना विषुवत है, इक्वेटर है, ये आप तो समझते ही हो, ठीक है। ये तो मैंने बहुत बार बता दिया। तो ये इक्वेटर है, विषुवत है। तो ये है ना, यहाँ जो चलने वाली है वो ITCZ है, ठीक है। जो यहाँ धाराएं चलती है, पवनें चलती है, वो ITCZ है। और ये मैंने सबके फुल फॉर्म में नीचे लिख दिया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो एरो जैसे बन रहे हैं, जो मैंने तीर के निशान बनाए, वो वैसे के वैसे बनाना है कि जैसे यहाँ ये जो PHPB है, PHPB का मतलब क्या हो गया, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर जो कुछ बातें कभी कभी प्रेशर बेल्ट की बात की थी, दाब पेटियों की, मैंने वहाँ पर आपको कहा था कि ऐसी दाब पेटियाँ होती है, ऐसा कह के मैं आगे बढ़ गया था।
वो कुछ बता देता हूँ। दाब पेटी का मतलब ये होता है प्रेशर बेल्ट। जब जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, इसके ऊपर जब हवा का प्रेशर बनता है, हवा का वजन बनता है, उसको दाब पेटी कहते हैं, और उनका डायरेक्शन कुछ चेंज होता है। ये सारी प्रेशर बेल्ट है कि जैसे देखो ये PHPB है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, यानी कि ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। तो वैसे ही याद रह जाए, क्योंकि ऊपरी ऊपर क्या होता है, ये पोलर रीजन तो ध्रुवित है, ये नॉर्थ ध्रुव यानी कि उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल बोल दो चाहे, उत्तरी ध्रुव, और ये साउथ पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव। तो जो ध्रुव होता है वहाँ पर पौने भी कौन सी चलेगी, ध्रुव वाली, मतलब ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट होता है। दोनों ही जगह हाई प्रेशर रहता है, नीचे की तरफ, इसे ऊपर की तरफ। ध्यान रखना एरो ऐसा कैसा बनाना है। फिर इसके नीचे आ जाओ TLPB। TLPB का मतलब टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट, शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी। आपको बताएं यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय होता है, तो शीतोष्ण जो मैंने आपको लिखवाया था उस टाइम पर टेम्परेट जोन, तो यहाँ पर वैसी पौने चलेगी, लेकिन दाब क्या हो जाएगा, निम्न। या निम्न दाब है, या उच्च दाब है, हाई प्रेशर है। ध्यान रखना यहाँ हाई प्रेशर है या लो प्रेशर है, फिर हाई प्रेशर है, फिर लो प्रेशर। ये बहुत ज़रूरी है, हाई प्रेशर लो प्रेशर का ध्यान रखना। HP-LP, हाई प्रेशर शॉर्ट में लिखा आता है HP और LP, ठीक है। हाई प्रेशर यानी उच्च दाब, लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब, लो प्रेशर। HP-LP कॉम्पिटिशन एग्जाम में फुल फॉर्म में नहीं आती, शॉर्ट में क्वेश्चन आता है, समझना होता है। हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम, कोई सा मीडियम हो, इसलिए इंग्लिश हिंदी दोनों सीख जाना, वरना दिक्कत हो जानी है ज्योग्राफी के अंदर। और ज्योग्राफी अगर आपकी मजबूत होगी ना, तो आप कभी अटकोगे नहीं, ये तय है, क्योंकि सबसे बड़ा सब्जेक्ट है ये, मेजर, ठीक है। जैसे अपन ने वो किया था अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, बहुत टॉप लेवल का किया था, वैसा इसको करना है। दो टॉपिक बहुत बड़े और मेजर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ अपन बात कर रहे थे इसकी, हाँ, इसके जस्ट नीचे ये STHPB का मतलब है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। यहाँ मैंने ऊपर लिखने का मतलब है यहीं से शुरू हो जाती है, नीचे तक आती है, ठीक है। और ये ITCZ बोल दो चाहे ELPB बोल दो, यानी इक्विलेटरल लो प्रेशर बेल्ट, विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी। मतलब नाम तो आपको याद हो जाएगा, ये विषुवत रेखीय है, तो जैसा नाम विषुवत रेखीय मैंने आपको उस टाइम लिखवाया था उस डायग्राम में, बेसिक इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी, कल वाले में भी। तो जो विषुवत रेखीय, वहाँ पर विषुवत रेखीय ही, मतलब जैसा नाम है वैसी पौने चलती है, लेकिन बस निम्न दाब का ध्यान, लो प्रेशर चलता है। या फिर ऐसा याद कर लो, ऊपर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, बस। HP-LP ये तो कुछ प्रेशर बेल्ट है जो ऐसे चलती है। ध्यान रखना है कि ये जो ELPB वो 5 डिग्री, ये जो विषुवत रेखीय नॉर्थ से साउथ इसके बीच चलती है, ये 5 से 30, यानी ऐसा मान लो कि 30 से ऊपर की तरफ STHPB चलती है। 60 डिग्री यहाँ, 60 डिग्री नीचे तक का पोर्शन ये TLHPB का होता है। ऊपर वाला नॉर्थ जो ध्रुव है वो PHPB, यानी कि वो 90 डिग्री वाला जो पार्ट है, 60 से 90 वाला उस पूरे के अंदर ध्रुवीय पौने चलती है। अब ये तो चलो प्रेशर बेल्ट की बात कर ली मैंने ना, दाब पेटियों की। अब इन्हीं में चलती है पौने, ये जो ITCZ है ना, ये LPB वाला, यहाँ चलती है, जैसा इसका नाम है, विषुवत रेखीय पछुआ पौने, इक्वेटोरियल वेस्टलाइज विंड्स। सीधी सीधी याद कर लो, क्योंकि ज़्यादा नहीं जाना। ITCZ यहाँ पर कौन सी हवाएं चलती है, विषुवत रेखीय पछुआ पौने। ध्यान रखना ये पश्चिम से उधर पूर्व की ओर जाती है। समझ में आ गई? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार आता है कि विषुवत रेखीय पछुआ पौने किधर से किधर चलती है। तो ये पौने किधर से चलती है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, यानी कि इधर वेस्ट है W, इधर लिखा ईस्ट, ठीक है। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, विषुवत रेखीय पछुआ पौने। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है सीधे सीधा क्वेश्चन कि इक्वेटोरियल वेस्टलाइट विंड्स किधर से किधर की तरफ चलती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, ये भी ध्यान रखना। बाकी जैसे ये नॉर्थ से साउथ की तरफ हो गया, इस तरफ ये पोर्शन हो गया, तो ये डायरेक्शन भी बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए एरो आपको सही से बनाना है, तीर के निशान सही से बनाना है। अब सुनो, इस क्वेश्चन की पर अगर भी बात करेंगे ना, तो वहाँ पर ये काम आएगा। कैसे, एक बार सुनना। क्वेश्चन है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ क्या है। क्वेश्चन ये है, तो देखो विषुवत वृत्त पर, ये विषुवत वृत्त है, ये पूरा विषुवत वृत्त है, ठीक है। विषुवत वृत्त पर अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ इज ए लो प्रेशर जोन लोकेटेड एट द इक्वेटर। इक्वेटर, यहीं तक सुनो। पहली बात तो ये कि ये इक्वेटर, यहाँ पर ITCZ बोल दो चाहे ELPB बोल दो, ये निम्न दाब है। ये देखो ये रहा विषुवत रेखीय निम्न दाब, ठीक है, यानी कि लो प्रेशर बेल्ट है, यही तो इसमें लिखा हुआ है। एक बात तो ये समझ में आ गई, विषुवत रेखीय वो समझ में आ गई, और लो प्रेशर ये मतलब कि निम्न वायुदाब है वो समझ में आ गई। फिर दूसरी बात इसमें लिखा हुआ है, इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं,
ठीक है, यानी कि वेयर ट्रेड विंड्स कन्वर्स, यानी कि ये ट्रेड विंड्स है, ये देखो व्यापारिक पवने इस क्षेत्र में, इस एरिया में ये ट्रेड विंड्स आके मिलती है। अगर मैं डायग्राम नहीं बनाता तो कैसे समझ में आता, इसलिए ये ज़रूरी है बना लेना। तो ये व्यापारिक पवने हैं, ट्रेड विंड्स है, जो इसमें आके मिलती है, इस ITZ CZ के अंदर या फिर ELPB के अंदर आके मिल जाती हैं। समझ में आ गई? ठीक है। अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लग जाती है। जब यहाँ पर वो प्रेशर ऊपर से हवा का पड़ता है तो वायु ऊपर उठने लग जाती है। और जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से लेके 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। बहुत ईजी समझाता हूँ, आगे हैं। सो इट इज़ ए जोन वेयर एयर टेंड्स टू असेंड इन जुलाई द ITCZ, जुलाई के अंदर ITCZ की बात कर रहे हैं अपन, ITCZ is located around 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स ओवर द गैंगेटिक प्लान, यानी कि गंगा का प्लान। समझना, यहाँ पर ये ITCZ ELPB है जो विषुवत रेखीय, मतलब मैंने पढ़ लिया कि ये रीजन है। यहाँ पर क्या हुआ कि ट्रेड विंड्स, यानी ट्रेड विंड्स का मतलब व्यापारिक पवने, तो ट्रेड विंड्स जब यहाँ इसके ऊपर आई, इसमें आके मिली तो हवा ऊपर उठने लग गई। और हवा ऊपर इतनी उठ जाती है, जो ये ITCZ है ना, वो कभी कभी जो अभी 5 डिग्री के आसपास था, वो 20 से 25 डिग्री, मतलब लगभग यहाँ तक पहुँच जाता है। 20 से 25 डिग्री गंगा के मैदान के आसपास पहुँच जाता है, ऊपर उठ जाता है। और जैसे ही सर्दी की ऋतु आती है तो ये इसे नीचे भी आ जाता है। ये दोनों बातें वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ठीक है। अभी पूरा समझा देता हूँ। ये बात तो समझ में आएगी कि ये कहाँ चला जाता है, 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी का मतलब नॉर्थ लैटिट्यूड, ऊपर उत्तरी तो है भाई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ये ऊपर उत्तर है तो ये उत्तरी अक्षांश की तरफ चला जाता है, ठीक है। और नीचे साउथ में जब अपन सर्दी की बात करेंगे तो ये साउथ यानी कि नीचे दक्षिण तरफ चला जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। फिर देखो नीचे लिखा हुआ भी है कि ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 डिग्री और 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत वृत्त को पार कर जाती है। अब उल्टा हो रहा है सिस्टम, ITCZ ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ITCZ जैसे जैसे ऊपर ऊपर खिसक रहा है तो दक्षिणी गोलार्ध है ना, ये नीचे वाला, ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर व्यापारिक जो पवनें जो एक्चुअल में भी यहाँ चल रही है, ये नीचे आ जाती है, ये नीचे खिसक जाती है, ITCZ ऊपर, व्यापारिक नीचे। और इसीलिए एरो बनाया गया है, व्यापारिक पवनें नीचे आ रही है। और नीचे कितनी आ जाती है, 40 डिग्री से 60 डिग्री तक। ऐसे आएगी ऐसे, तो 40 डिग्री से 60 डिग्री तक ये पूर्वी देशांतरों के बीच में विषुवत वृत्त को पार कर जाती है। इस विषुवत वृत्त है ना, ये देखो, ये मतलब इक्वेटर, इस इक्वेटर को पार कर जाती है ना, इजी। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। फिर इंग्लिश में पढ़ लो चाहे। ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ ITCZ द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर क्रॉस द इक्वेटर बिटवीन 40 डिग्री एंड 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है, एंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। अच्छा, कोरियोलिस बल के प्रभाव से ये जो फोर्स या बल लगता है उसी को कोरियोलिस फोर्स बल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतना सा समझना आपको, ये जो बल लगता है, ये फोर्स जो लगता है, उसको कोरियोलिस बल या कोरियोलिस फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो कोरियोलिस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा कैसी हो जाती है, दक्षिण पश्चिम। ये इधर आपने अपने पढ़ लिया पश्चिम है, तो ऐसे दक्षिण पश्चिम हो जाती है। देखो है ना, दक्षिण पश्चिम की तरफ एकदम सीधी नहीं है वो, ऐसे तिरछी बनानी है आपको, ठीक है ना। ये नीचे की तरफ मुंह का मतलब दक्षिण, और ये पश्चिम, तो ये बीच का इलाका है। देखो मैं आपको डायरेक्शन की थोड़ी पोजीशन बता देता हूँ कि ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, मतलब ये तो उत्तर, ठीक, ये दक्षिण, और ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम। अब ये ITCZ जो है ना, ये ऐसी, सॉरी व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड की बात कर रहा हूँ, ये ऐसे आती है ऐसे। तो ये जो बीच का रीजन है, जो एरिया है ना, ये वाला, ये कहलाता है पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। इस तरीके से अगर यहाँ होती तो वो कहलाता पूर्वी दक्षिण पूर्व, यहाँ होता तो क्या कहलाता उत्तर पूर्व, यहाँ होता तो क्या कहलाता उत्तर पश्चिम। ऐसे चलती है, तो एरो का जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोरियोलिस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार कर जाती है, और पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा कैसी हो जाती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर खिसक जाती है। और इसी को हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। यही दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, एग्जाम में आ सकता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन। हाँ, यहाँ से अपन ये पढ़ लिया था
फोर्स इट बिकम्स साउथ वेस्ट मानसून। हाँ, ये जो बनता है कोरियोलिस फोर्स के कारण इट बिकम्स साउथ वेस्ट मानसून। अलग से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे बनता है, तो उसका आंसर इतना लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शीत ऋतु की, ठंड की, विंटर की। शीत ऋतु में ITCZ क्या करती है, वो दक्षिण की ओर खिसक जाता है, नीचे। गर्मी में तो ऊपर जा रहा था ITCZ, अब आया था नीचे, नीचे मतलब साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ खिसक जाता है। इसी के अनुसार पवनों की दिशा कैसी हो जाती है, दक्षिण पश्चिम हो जाती है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम हो जाती है। और दक्षिण पश्चिम से बदलकर, दक्षिण पश्चिम से तो वो थी ट्रेड विंड्स, तो ये दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है, ठीक है। कैसी हो जाती है, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व का मतलब जैसे ये पूर्व है इस तरफ हो जाती है, ठीक है, और ये इस तरफ हो जाती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, उत्तरी पूर्वी मानसून। इसीलिए हम इसको उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो जैसा नाम वैसा इसका नाम हो जाएगा। इन विंटर द ITCZ मूव्स साउथवर्ड and so the reversal of winds from northeast to south and southwest takes place. They are called northeast monsoon, ठीक है। इस वजह से नॉर्थ ईस्ट मानसून कहलाता है। तो ये 2-3 नाम आपको याद रखना है। उत्तर पश्चिम मानसून कैसे बनता है, दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कैसे बनता है, दोनों। साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून, दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस डायग्राम से आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इसमें आपने क्या, एक डायग्राम में 2 बातें एक साथ सीख ली, एक तो प्रेशर बेल्ट यानी कि जो वायुदाब पेटियाँ होती है वो, और एक आपने सीख लिया पवने यानी कि विंड्स, कि कौन सी जगह कौन सी पवने चलती है। तो बहुत ईजी है। ये हमारी परमानेंट विंड्स है, मतलब स्थायी पवनों के प्रकार है 4, ठीक है। जब अपन कभी विंड्स पढ़ोगे आप टॉपिक, तो उस विंड्स में आता है स्थायी पवने, ठीक है। स्थायी पवनें होती है यानी कि परमानेंट विंड्स। उस परमानेंट विंड्स के 4 पार्ट होते हैं, जो मैंने आपको इसमें बता दिए, यही वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसकी अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपको समझ में आई थिंक अब आ गया होगा, ठीक है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 10वां। यहाँ से ये 10वां क्वेश्चन और ये 12वां क्वेश्चन दोनों सेम ही है, बस ऋतुओं का फर्क है। ये शीत ऋतु यानी कि विंटर सीजन है, और ये ग्रीष्म ऋतु यानी कि ये समर सीजन है। मेरी बात फिर ध्यान से सुनना आपको। देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बहुत ज़रूरी है सीखना, और यहाँ से छोटे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। बड़े क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते। कौन से छोटे क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है वो बता रहा हूँ। देखो इसमें ऐसा आएगा कि जैसे अपन ये जो तीसरा पॉइंट पढ़ा अपन इसका, पहले ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी पढ़ेंगे समझेंगे आराम से। ये क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है। इसी का मैंने एक पोर्शन निकाल दिया, ये क्वेश्चन 11वां, इसको अलग से पूछा जा सकता है। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको अलग से पूछे जा सकते हैं, और पूछे गए भी हैं 2-2 नंबर में, ठीक है। ये बात समझनी है। जैसे पहले इस क्वेश्चन को पूरा समझो कि शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, ध्यान रखना आगे और पढ़ेंगे अपन, 4 ऋतुएं पढ़ेंगे मौसम विभाग के अकॉर्डिंग, मतलब जो हमारा मेट्रोलॉजिस्ट है उस अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ बात है मौसम की क्रियाविधि। मौसम की क्रियाविधि का मतलब है कि भारत में मौसम कैसे कैसे बदलता है, शीत ऋतु में कैसे होता है, ग्रीष्म ऋतु में मौसम कैसा होता है, ठीक है। यहाँ वेदर की बात चल रही है, वहाँ ऋतुओं की बात चलेगी, वो अलग चीज़ है। इसको जरूर ध्यान रखना, वो क्वेश्चन लूँगा मैं। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन द विंटर सीजन। अभी अपन बात करें विंटर सीजन की, यहाँ समर सीजन। अब इसमें ध्यान नहीं रखना। एक तो मैं आपको जेट प्रवाह के बारे में सिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये बहुत ज़रूरी, जेट स्ट्रीम के बारे में। देखो जेट स्ट्रीम जो है ना, पहले साइड में लिख लो कहीं पर, या फिर इसी में समझ लिखने की जरूरत नहीं है। जेट स्ट्रीम भी हवाएं होती है, तेज़ हवा होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा होती है। लेकिन जो हमारे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, ये जो लेयर होती है, मतलब ट्रोपोस्फियर वगैरह, ये जितनी भी लेयर होती है अपनी, तो ये हमेशा जेट प्रवाह चलती है क्षोभ मंडल के पास में, जो हमारा ट्रोपोस्फियर है। ध्यान रखना, हमेशा एक जेट स्ट्रीम का एक रूल है कि ये ट्रोपोस्फियर के पास में चलती है, बिल्कुल, ठीक है। क्षोभ मंडल के पास में चलती है जेट प्रवाह। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मार्क्स में कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछा जाता है। चारों मंडल दे दे, क्षोभ, समता, ओजोन, आयन, उनमें से पूछ लिया कि ये किसके पास चलती है, ट्रोपोस्फियर के पास चलती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पीड होती है इनकी, यानी कि इनकी स्पीड होती है 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी तेज़ पवनी होती है। और अगर मैं ट्रोपोस्फियर की बात करूँ ना, ट्रोपोस्फियर जो क्षोभ मंडल है, देखो मैंने आपको डायग्राम से समझाया था कि इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर का मतलब जो विषुवत रेखा 5 डिग्री वाला, 0 डिग्री, 5 डिग्री, 5 डिग्री बताया था ना इक्वेटर। तो ये इक्वेटर से, पूरी बात समझना, इक्वेटर का मतलब विषुवत रेखीय क्षेत्र से, विषुवत रेखीय क्षेत्र से 14 से 16 किलोमीटर ऊंची होती है, ठीक है। कौन, मैं बात कर रहा हूँ क्षोभ मंडल की, इसकी ट्रोपोस्फियर की। इसकी हाइट होती है इक्वेटर से 14 to 16 किलोमीटर, ठीक है। ये कुछ साइड में लिख लो फैक्ट, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में।
14 से 16 किलोमीटर इसकी हाइट होती है। 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की इनकी स्पीड है। इतनी तेज हवाएं ये होती है जेट स्ट्रीम, यानी कि जेट स्ट्रीम बोल दो चाहे जेट प्रवाह बोल दो, हिंदी में बात एक ही है। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। और एक छोटी सी बात और कहीं साइड में लिख लो कि जैसे जैसे अपन ऊपर ऊंचाई में चले जाते हैं, मतलब कि जैसे जैसे अपन हाइट बढ़ती चली जाती है, तो हाइट अगर बढ़ती चली जाती है तो 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर अगर अपन अपने ऊंचे जाते हैं, 1 किलोमीटर ऊंचाई पर या हाइट पर 6.5 डिग्री सेल्सियस 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। ये भी एक फैक्ट कहीं साइड में लिख लिया करो कि अपन अगर 1 किलोमीटर हाइट में चढ़े तो 6.5 डिग्री सेल्सियस अपना तापमान कम हो जाता है। फिक्स डेटा है, पूछा गया है 1 किलोमीटर हाइट बराबर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन। ठीक है, इस तरीके से जैसे जैसे अपन हाइट चले जाएंगे टेम्परेचर डाउन होता चला जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ईजी बातें आपने सीखी, 2-4 फैक्ट। अब अपन इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं और जेट स्ट्रीम के बारे में दो बातें बताऊंगा कि जेट स्ट्रीम की जो हमारे यहाँ पर 2 ब्रांच है। ठीक है, भारत के अंदर जेट स्ट्रीम की कितनी ब्रांच है? 2 शाखाएं हैं, दोनों शाखाएं मैंने अलग से लिखी है, उसका भी क्वेश्चन अपन ध्यान से पढ़ेंगे। नॉर्थ और साउथ यानी कि उत्तर और दक्षिण। यहाँ से देखो कि धरातलीय वायुदाब तथा पवनें, अपन बात करें शीत ऋतु की, विंटर की। विंटर के अंदर पहला पॉइंट है धरातल। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु इसमें पॉइंट तीनों सेम रहेंगे, 1 2 3, ये 1 2 3 इसमें रहेंगे, लेकिन वो ऋतु में सीजन का फर्क पड़ जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम है, तो याद करना बड़ा आसान है। तो धरातलीय वायुदाब तथा पवनों की बात करते हैं अपन। तो देखो, शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिम एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। समझाता हूँ, यानी कि सरफेस प्रेशर एंड विंड्स इन विंटर मंथ्स द वेदर कंडीशंस ओवर इंडिया आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया। मैंने आपको प्रेशर बेल्ट का जो डायग्राम बना के बताया था यहाँ पर, याद है? उस प्रेशर बेल्ट में दाब जो पेटियाँ थी, उसमें मैंने आपको कहा था ना कि वो कभी तो गर्मियों के अंदर, सर्दियों के अंदर कभी नॉर्थ में, कभी साउथ में, कभी 30 डिग्री, कभी 40 डिग्री, कभी 60 डिग्री को क्रॉस कर जाती है। तो वो जो प्रेशर बेल्ट है, जो दाब पेटियाँ हैं, वो ऊपर नीचे जब होती है ना, तो वही तो बात लिख रहे हैं अपन कि वायुदाब का जो वितरण है वो प्रभावित करता है हमारे यहाँ के एटमॉस्फेयर को, मतलब हमारे यहाँ के किसको? हमारे यहाँ के मौसम को, वेदर को परेशान करता है, इन सेंस चेंज करता रहता है, ये चीज़ है। इस समय हिमालय के उत्तर में जो हमारा हिमालय है, हिमालय बोल दो चाहे तिब्बत तक भी जा सकते हो, पूरा ऊपर का पोर्शन नॉर्थ वाला, उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। किसकी बात करें अपन? सर्दियों की। ठीक है, तो सर्दियों के अंदर हिमालय वाला जो पोर्शन है इंडिया का ऊपर वाला, वहाँ पर उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर केंद्र स्थापित हो जाता है, हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, यानी कि हाई प्रेशर सेंटर इन द रीजन लेइंग टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय डेवलप्स ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, और इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। और फिर क्या होगा? जैसे ही हाई प्रेशर बनेगी तो फिर यहाँ से टू द साउथ ऑफ दिस हाई प्रेशर सेंटर द फ्लो ऑफ विंड स्टार्ट्स अलोंग द सरफेस एट लो लेवल्स टुवर्ड्स द इंडिया सब कॉन्टिनेंट। फिर हवाएं शुरू हो जाती है और वो तेज़ हवाएं शीतलहर के रूप में चलती हैं, कभी कभी थोड़ी बहुत बारिश भी कर जाती है, जिसे अपन माउट कहते हैं, जो सर्दी में बारिश होती है। तो ये कुछ बातें ऐसी थोड़ी है कि हमारे शीत ऋतु में कौन कौन सी बातें हैं वो अपन को लिख रही। एक पॉइंट लिखा है अभी। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेट प्रवाह और ऊपरी वायु संचरण। जेट प्रवाह और वायु संचरण भी हमारे इसको सर्दियों के अंदर उसको अफेक्ट करता है। निचले वायुमंडल, सबसे पहले शोभ मंडल ही होता है। वायुमंडल में 4-5 लेयर्स होती है, कभी पढ़ा दूंगा उसको भी। शोभ मंडल का ट्रोपोस्फीयर छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो निचले वायुमंडल के शोभ मंडल, निचले का मतलब सबसे नीचे वाला शोभ मंडल, जिसकी हाइट होती है 14 से 16 किलोमीटर तक शोभ मंडल कहलाता है। पर धरातल से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल भिन्न प्रकार का वायु संचरण होता है। ठीक है, जेट स्ट्रीम इन अपर एयर सर्कुलेशन, इसमें कि हायर अप इन द लोअर ट्रोपोस्फियर अबाउट 3 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ ए डिफरेंट पैटर्न ऑफ एयर सर्कुलेशन इज ऑब्जर्व्ड। 3 किलोमीटर तक बिल्कुल डिफरेंट तरह की अपन को वायु संचरण, मतलब हवाएं ठीक ठाक लगेगी और एक डिफरेंट नजर आएगी 3 किलोमीटर की हाइट तक। लेकिन अगर अपन 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई की अगर बात करें तो 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिमी एशिया पश्चिम से पूर्व बहने वाली पछुआ पवनें, जो मैंने आपको डायग्राम बता दी थी पछुआ पवनें, ठीक है, वो जो वेस्टलाइंस विंड थी वो पछुआ पवनों के प्रभावाधीन में आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि 3 किलोमीटर तक तो डिफरेंट रहता है, हर तरह की हवाएं चलती है 3 किलोमीटर की हाइट तक तो। लेकिन 9 से 13 किलोमीटर की हाइट के बाद में डिफरेंट तरह की हवाएं ना चल के
पछुआ पवनी चलने लग जाती है। ठीक है, पछुआ पवनी वाला पोर्शन आ जाता है जो अपने उस डायग्राम में समझ लिया था। और ये पवनी तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। ठीक है, और इन्हें जेट प्रवाह कहा जाता है। तो अब सुनो मेरी बात, पहले इंग्लिश समझ लो कि ऑल ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया रिमेन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टली winds along the altitude of 9 से 13 किलोमीटर from west to east. These winds blow across the Asian continent at latitudes north of the Himalayas. There are known as jet streams. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, भले ही पूरा क्वेश्चन ना आए, सीधा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट ये आया है कि जेट प्रवाह क्या है, जेट स्ट्रीम, व्हाट इज जेट स्ट्रीम, और जेट स्ट्रीम की कितनी ब्रांचेज हैं। ये क्वेश्चन पूरा 3 नंबर के लेवल का बन जाएगा। तो फिर आपको एक साथ ऐसा आंसर लिखना है। एक तो डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो जेट प्रवाह की डेफिनेशन होगी, परिभाषा हो गई। तो यहाँ से मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्यों का मतलब एक क्वेश्चन बन गया। तो आपको 9 से 13 किलोमीटर की हाइट से लेके पूरा जेट प्रवाह का डेफिनेशन लिख दी। फिर इसका आंसर ये लिख दिया कि जेट प्रवाह की 2 शाखाएँ हैं। अभी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में भी समझ लो, यहाँ से लेके यहाँ तक तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। जो अगर अलग से क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पर छोटा सा क्यों लिख लो, अंडरलाइन कर दिया करो कि यहाँ से क्वेश्चन तैयार हो जाएगा अपना, कैसा भी पूछा जाए तो टेंशन वाली बात नहीं है। चलो फिर इसी को पूरा कर लेते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर बड़े मार्क्स में हो तो फिर इस चीज़ को यहाँ जोड़ सकते हो, वापस वही सिस्टम रहेगा। तो ये क्वेश्चन है कि जेट प्रवाह की कितनी शाखाएं हैं, हाउ मेनी ब्रांचेज ऑफ जेट स्ट्रीम्स आर देयर। तो देखो जेट प्रवाह की 2 शाखाएं हैं, एक तो उत्तरी शाखा यानी कि नॉर्थ ब्रांच, ये शाखा। अब अच्छा, एग्जाम में ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि जेट प्रवाह की जो उत्तरी शाखा है, ये उत्तरी शाखा है, ये मतलब कहाँ बहती है भारत में, या फिर ये कहाँ बहती है। तो ये शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। अगर डीपली पेपर बनाने वाला हो ना तो फिर ऐसे क्वेश्चन आता है, और कॉम्पिटेटिव में तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देयर आर 2 ब्रांचेज ऑफ जेट स्ट्रीम्स, फर्स्ट नॉर्थ ब्रांच। तो दिस ब्रांच फ्लोज नॉर्थ ऑफ द तिब्बतन प्लेटो। ठीक है, सेकेंड है साउथ ब्रांच, ये कहाँ से कहाँ बहती है। तो दिस ब्रांच फ्लोज साउथ टू ईस्ट ऑफ द हिमालयास। ठीक है, हिमालय के दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है दक्षिण शाखा। ये शाखा हिमालय के दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है। और इस दक्षिण शाखा की औसत स्थिति फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर चली जाती है तथा इसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार होता है। देखो, मैंने जो कल डायग्राम आपको बना के सिखाया था, जिसमें मैंने ITCZ के बारे में पढ़ा था। ITCZ जब ऊपर चली जाती है, कभी नीचे आ जाती है, वो सिस्टम सीख गए। वैसे ही ये भी ऐसी करती है कि ये 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि ऊपर की तरफ, 25 डिग्री जो है ना 23.5 डिग्री का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर, वहाँ तक ये पहुँच जाती है। और ये प्रेशर का बात इसने की ना 200 से 300 मिलीबार, इसका मैं एक डायग्राम बना के समझाऊंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें अपन ये पूरा मिलीबार में जितना भी है ना ये समझ लेंगे वहाँ पर। अभी आपको सिंपल इसको इतना सा छोड़ना है क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको शानदार तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, कि ये वायु दाब का स्तर 200 से 300 मिलीबार क्या होता है, ये सब भारत में कितना 1013 से लेकर 1019 तक है, वो सारी बातें अपन सीख लेंगे। ठीक है, ओके। तो दिस ब्रांच ये हो गया अपना। और इसकी अपन अगर बात करें पोजीशन, दिस ब्रांच इज अबव टू लैटिट्यूड लाइन ऑफ अबाउट 25 डिग्रीज नॉर्थ इन फरवरी एंड इट्स प्रेशर लेवल इज 200 to 300 मिलीबार। अच्छा, एक ध्यान रखना है, इसमें मंथ फिक्स है फरवरी के महीने में, क्योंकि जनवरी फरवरी लगभग वहाँ ठंड कम होने लग जाती है, लेकिन फरवरी के महीने के अंदर ये 25 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश उसको पार कर जाती है। ध्यान रखना, फरवरी का महीना अलग से याद करना आपको है। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली शीत ऋतु की। अब अपन बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। सेम टू सेम क्वेश्चन है। ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन द समर सीजन। इंग्लिश में स्पेस कम था, नहीं लिख पाए अपन, हिंदी में शुरुआत कर दी। वापस पॉइंट वही है, धरातलीय वायु तथा पवने, यानी कि लिख सकते हो आप सरफेस प्रेशर एंड विंड्स। इसके बारे में लिखना शुरू करेंगे कि जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट, वापस लिख देंगे इसको। तो बहुत इजी है, दोनों क्वेश्चन को एक साथ याद करना। मैंने ये क्वेश्चन यहाँ लिखने का मतलब यही है कि ताकि आपको ये पता चले कि दोनों क्वेश्चन सेम ही है, मामूली सा चेंजेस है जो अपन को याद करना है। और बीच में से क्वेश्चन ज़्यादा उठ रहे हैं इसके अंदर, ध्यान रखना। तो उन क्वेश्चन को आप अंडरलाइन कर लिया करो, कुछ फैक्ट ऐसे साइड में लिख लिया करो। ठीक है, हाँ। तो अपना जो तीसरा पॉइंट रह गया था वो देखो, वो है कि वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, मतलब पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अलग से पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन यहाँ आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझो कि पश्चिमी विक्षोभ
जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में, जो जाड़े का मौसम का मतलब है बहुत भयंकर ठंड वाला मौसम मान लो, जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं। दो बातें, एक तो मौसम कौन सा, जाड़े का, और किस डायरेक्शन से आता है, पश्चिम से उत्तर पश्चिम, यानी कि वेस्टर्न से लेके नॉर्थ वेस्टर्न की पोर्शन है इसमें, ठीक है। यानी द वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस विच एंटर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, ठीक है। फिर बात आती है कि इसकी पहचान कैसे करेंगे कि पश्चिमी चक्रवात आ रहे हैं, तो इनकी पहचान भी है कि अगर शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि हो रही है ना, तो इन विक्षोभों का पता चल जाता है कि ये इंडिकेट कर देते हैं कि ये चक्रवात आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं। तो ठीक है, यानी कि शीतकाल में अगर रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। यानी कि एन इंक्रीज इन द प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर जनरली इंडिकेट्स एन एडवांस इन द अराइवल ऑफ दीज साइक्लोन्स डिस्टर्बेंस। फिर सुन लो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा। एक तो डायरेक्शन पूछा जाएगा, अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो। सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि इसकी पहचान क्या है, ये क्या इंडिकेट करते हैं, कैसे पता चलता है कि साइक्लोन्स आगे हैं। तो ये पता चलेगा कि रात्रि का जो नाइट का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। वो अगर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब अब कुछ दिनों में साइक्लोन्स या चक्रवात आने वाले हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो साइक्लोन या चक्रवात है ये उत्पन्न कहाँ से होते हैं, पैदा कहाँ से होते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। फिर 1 मार्क्स तैयार हो गया। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन, हो गया ना याद। बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में ही क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं साइक्लोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर और कोई खास बात इनकी, तो इन उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से तेज गति की हवाएं चलती हैं और भारी बारिश होती है। दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैव वेरी हाई विंड वेलोसिटी एंड हेवी रेनफॉल एंड हिट द और कौन कौन से भारत के ऐसे स्टेट है जिनको डिस्टर्ब करती है, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा कोस्ट। यानी कि ये चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भागों पर टकराते हैं, यानी ओडिशा कोस्ट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको आपको मतलब ये छोटा सा पार्ट इसका तीसरा, लेकिन यहाँ से ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, टाइम पीरियड पूछा जाएगा, कौन सी जगह पूछी जाएगी और किस डायरेक्शन से आती है, ये सब कहाँ उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से डीपली इसको आपको समझना है, ठीक है, ओके। हाँ, तो अब देखो कंटिन्यू इसको आगे देखते हैं कि निम्न वायुदाब अपन ने पढ़ लिया था धरातल के निकट। तो धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटी जिसे अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण जो ITCZ बोलते थे ना अपन, वो क्षेत्र ITCZ कहा जाता है। ये अपन पहले पढ़ चुके इसके बारे में सब कुछ। तो ये क्या होती है, ये उत्तर की ओर खिसक जाती है। उत्तर में कौन है, नॉर्थ में है कौन, हिमालय। तो ये हिमालय की ओर खिसक जाती है और हिमालय के लगभग समानांतर ये 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है, ठीक है। यानी कि बाय द मिडिल ऑफ जुलाई, इंग्लिश तो लिखी नहीं थी, पूरी लिख रहे हैं अपन कि बाय द मिडिल ऑफ जुलाई द लो प्रेशर बेल्ट नियर द सरफेस, जिसको अपन टर्म एज द लेटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ बोलते हैं, शिफ्ट नॉर्थवर्ड्स रफली पैरेलल टू द हिमालय बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ। ये जो अक्षांशीय विस्तार होता है, लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंशन होता है, इसको आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से वो 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ तक पहुंच जाती है। और ITCZ आपको पता है ये लो प्रेशर बेल्ट है, निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। तो निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होने के कारण विभिन्न दिशाओं से पवन जो एयर होती है, विंड होती है, उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि निम्न वायुदाब में हमेशा हवाएं अपनी ओर आकर्षित होती है। हाई प्रेशर में हवाएं बाहर की तरफ, जो मैं से एरो बनाए थे ना आपको, वो एरो जरूर ध्यान रखना। यानी कि द ITCZ बीइंग ए जोन ऑफ लो प्रेशर अट्रैक्ट इनफ्लो ऑफ विंड्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शन से अपनी ओर ये हवाएं खींचती है, क्योंकि इसका लो प्रेशर बेल्ट है ये निम्न वायुदाब क्षेत्र होने के कारण, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट जो ग्रीष्म में था, सॉरी वो विंटर में जो था, वो इसमें जेट प्रवाह एवं ऊपरी वायु संचरण, यानी कि जेट स्ट्रीम्स एंड अपर एयर सर्कुलेशन। जेट स्ट्रीम के बारे में अपने सब कुछ पढ़ ही चुके अभी, तो वही वापस कीजिए कि वायुदाब एवं पवनों का उपयुक्त प्रतिरूप केवल क्षोभ मंडल, ये भी वापस वही ट्रोपोस्फीयर में आ गया, वो भी ट्रोपोस्फीयर लिखा था अपने, तो इजीली याद हो जाएगा कि क्षोभ मंडल के निम्न स्तर पर पाया जाता है, ठीक है। यानी कि द पैटर्न ऑफ प्रेशर एंड विंड्स एज मेंशन्ड अबव इज फॉर्म्ड ओनली एट द लेवल ऑफ द ट्रोपोस्फीयर। और अब यहाँ से एक डेटा याद करना है आपको, मतलब ये क्वेश्चन 1 मार्क्स बन सकता है कि ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि समर सीजन के अंदर जो जेट प्रवाह हैं वो किस महीने में, अगस्त में। ये जेट प्रवाह अगस्त में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा सितंबर में
ध्यान रखना, सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। यहाँ से 100% 1 मार्क्स के क्वेश्चन डीपली आ जाते हैं। ठीक है, मंथ और उनका एक्सटेंशन, यानी कि अगस्त के अंदर तो 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश और सितंबर के अंदर 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर स्थित हो जाता है। यानी कि द पैटर्न यहाँ पढ़ लिया अपने कि इन अगस्त इट इज़ कन्फाइंड टू 15 डिग्री लैटिट्यूड एंड सितंबर की अगर अपन बात करें तो 25 डिग्री लैटिट्यूड के अंदर ये एल्टीट्यूड के अंदर इसका एक्सटेंशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को जरूर याद रखना है। फिर लास्ट तीसरा पॉइंट है पूर्वी जेट प्रवाह तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो देखो, पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में चक्रवातों को कौन लाता है, तो पूर्वी जेट प्रवाह। ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, इसको अभी से आप अंडरलाइन करके रख लिया करो, 1 मार्क्स से क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है, यानी कि द ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम्स स्टेट्स द ट्रॉपिकल डिप्रेशंस इनटू इंडिया। दीज डिप्रेशंस प्ले अच्छा, ये इनका बहुत बड़ा योगदान भी है। These depression play a significant role in the direct distribution of monsoon rainfall over the Indian subcontinent। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर ये चक्रवात वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो इस तरीके से अपने 2 क्वेश्चन जो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बस ऋतुओं का फर्क है, विंटर और समर दोनों अपन ने पढ़ ली। यानी कि शीत ऋतु के मौसम कैसा होता है और ग्रीष्म ऋतु मौसम कैसा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं। यानी कि व्हाट आर द 3 फैक्टर्स या 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इंडियन वेदर। ध्यान रखना ये क्वेश्चन कौन सा है, ये आपकी बुक के जो लास्ट इसी चैप्टर के जो पीछे तरह के होते हैं उसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड का सेकंड पार्ट है, ये सेकंड का थर्ड पार्ट है। तीनों क्वेश्चन अपन ने कर लिए, टिक करते जाओ कौन कौन से क्वेश्चन अपने हो गए, ताकि ये पता रहेगी लास्ट वाले क्वेश्चन भी साथ में हो रहे, नोट्स पूरे बन जाने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। तो भारत के मौसम तंत्र को कौन कौन से इफेक्ट करते हैं। पहला कि भारत के उत्तर में स्थित विस्तृत महान हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हमेशा बिल्कुल हमारे को प्रभाव डालती है। कि द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंजेस लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। मैंने कहा था कि साइबेरिया से आने वाली बहुत ठंडी पवनें -69 डिग्री सेल्सियस से ठंडी पवनें जो बिल्कुल बर्फ़ जमा देती है, वो वाली पवनों से हमेशा हिमालय रोकता है, हमारी रक्षा करता है। तो वो हमारे मौसम तंत्र को हमेशा प्रभावित करता ही करता है। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरा, मैंने आपको ये भी बताया था कि उत्तरी भारत है वो शीतोष्ण कटिबंध के अंदर है और जो दक्षिणी भारत है वो उष्ण कटिबंध का स्थित है। डायग्राम बना के समझाया था, यानी कि द टेम्परेट जोन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड द ट्रॉपिक्स ऑफ सदर्न इंडिया। ठीक है, ये चीज़ अपन पढ़ चुके। और एयर प्रेशर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंड्स ओवर द सरफेस, और वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण, ये तो है ये जो अपन इसमें ही पढ़ चुके हैं। अलग अलग जगह अलग अलग प्रेशर बेल्ट्स है, अलग अलग विंड्स या हवाएं चलती है। ये सब 3 ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे भारतीय मौसम तंत्र को हमेशा प्रभावित करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14 है ITCZ। ये ध्यान रखना, ये ITCZ ही है। ठीक है, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है। ITCZ जो आपके सेकंड पार्ट है, यानी कि व्हाट इज़ द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो बिल्कुल अपन पढ़ चुके। अब हालांकि ये तो आपको 25 से 30 शब्दों में लिखा हुआ है, पीछे लिखा हुआ है कि इसमें इतने शब्दों में लिखो, लेकिन मैंने तो आपको इसका पूरा लिखवा दिया। तो आप इसका पूरा चाहिए, अगर 3 नंबर में आता है तो अभी 3 नंबर में भी आप लिख सकते हो, छोटा आता है थोड़ा कम कर देना। ये अपन बिल्कुल आराम के साथ इसी आज ही के वीडियो में कर चुके। ठीक है, नेक्स्ट है मानसून प्रस्फोट से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं इसका आंसर नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि अपन कर चुके, समझ गए ना ITCZ, तो आंसर लिख देना इसमें। मानसून प्रस्फोट से आपका क्या अभिप्राय है। भारत में सबसे अधिक वर्षा करने वाले 2 स्थान का नाम बताइए। ये आपका सेकंड का थर्ड पार्ट है। ठीक है, यानी कि व्हाट इज द मीन ऑफ बस्टिंग ऑफ मानसून, नेम द प्लेस ऑफ इंडिया विच गेट्स द हाईएस्ट रेनफॉल। हाईएस्ट रेनफॉल मैंने आपको मौसम नाम बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसके बारे में एक बार इसकी मानसून प्रस्फोट की डेफिनेशन देख लेते हैं। हालांकि अपन इसको फिर पढ़ेंगे जब अपन दक्षिणी पश्चिमी मानसून पढ़ेंगे। ठीक है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है। ठीक है, उसकी ये खास बात है कि द रेन इन द साउथ वेस्ट मानसून सीजन बिगिंस रेदर अब्रप्टली, मतलब कि बहुत तेज़ी से अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है। और फिर क्या होता है कि उस टाइम जब बारिश होती है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बारिश होती है, तो भारत में मोस्टली बारिश होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है,
यानी साउथ वेस्ट मानसून जो आता है उसी से हमारे यहाँ बारिश बहुत अच्छी होती है। उस टाइम पर आपने देखा होगा बहुत तेज़ बिजली गरजती है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, बिजली गड़गड़ाहट के साथ में बारिश होती है और बहुत तेज़ बारिश उसी टाइम पर होती है। वही चीज़ है कि प्रचंड गर्जन यानी कि बहुत तेज़ गर्जन होती है और बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्राय मानसून प्रस्फोट कहलाता है। अलग से पूछा जाएगा तो भी ये आपको आंसर लिखना है, ठीक है। यानी कि द सडन ऑनसेट ऑफ द मॉइस्चर लेडन विंड्स एसोसिएटेड विथ वायलेंट थंडर एंड लाइटनिंग ऑफ ऑप्टन टर्म एज, उसको अपन बोल देते हैं द ब्रेक या फिर बस्ट ऑफ द मानसून, ठीक है। और फिर इसने पूछा था कि कोई सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है वो मेघालय राज्य के अंदर पड़ता है। मेघालय मतलब मैंने बताया था ट्रिक भी, मेघालय राज्य में खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित एक चोटी है मौसिनराम, ठीक है। इस एवरेस्ट पर, इस चोटी पर मौसिनराम नामक स्थान पर सबसे ज़्यादा भारत में बारिश होती है। इसकी बात अपन कर चुके। द हाइस्ट रेनफॉल इन द इंडिया अकर्स एट ए प्लेस कॉल्ड मौसिनराम लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ खासी हिल्स इन द स्टेट ऑफ मेघालय, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही एक से बड़ा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको करना है और ये पीछे वाले क्वेश्चन जो सॉल्व होते जा रहे हैं टिक करते चले जाना, ठीक है। इस तरीके से अपने वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, ठीक ठाक रही तो ज़्यादा ठीक रहता है। अपने 15 क्वेश्चन तक आज कंप्लीट कर लिए, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके।